हेलो एवरीवन। यार आज हम जिस कहानी की डेप्थ में डाइव करने वाले हैं ना, वो सीधे आपके दिल में उतर जाएगी। हम बात कर रहे हैं खुशवंत सिंह की एब्सोल्यूट क्लासिक शॉर्ट स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में। ये कोई आम ग्रोइंग अप स्टोरी या सिर्फ फिजिकल चेंजेस का अकाउंट नहीं है। इट्स अ डीपली पर्सनल जर्नी, एक ऐसे अनब्रेकेबल जनरेशनल बॉन्ड की कहानी जो वक्त और फासलों के थपेड़ों के साथ अपना रूप जरूर बदलता है, लेकिन कंप्लीटली टूटता कभी नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अमेजिंग रिलेशनशिप की टैपेस्ट्री को क्लोजली एनालाइज करते हैं। खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंडमदर को इन खूबसूरत शब्दों में डिस्क्राइब करते हैं जो अभी आपके सामने है। लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपैंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। जस्ट इमेजिन दिस मेटाफॉर फॉर अ सेकेंड। अगर लाइफ एक तेजी से बहती हुई नदी है ना, हमेशा रशिंग, हमेशा टर्ब्यूलेंट, तो उनकी ग्रैंडमदर उस नदी के बीच एक स्टेडी, इमूवेबल, स्नोई माउंटेन की तरह खड़ी हैं। ये जो उनकी प्योर वाइट सेरेनिटी थी, यही उनका सबसे डिफाइनिंग कैरेक्टर ट्रेट था। एक ऐसी शांति जो पूरी कहानी में उन्हें एक सॉलिड एंकर बनाती है। इस पूरे सफर को ढंग से समझने के लिए हम उनकी जर्नी को 3 डिस्टिंक्ट गैलरीज में देखेंगे। पहले हम एक्सप्लोर करेंगे द एंकर, फिर मूव करेंगे द ट्रिप्टिक ऑफ टाइम पर, और आखिर में द डिपार्चर। ओके, लेट्स गेट इनटू इट। स्टार्टिंग विद गैलरी आई, द एंकर। यहां हम उनकी ग्रैंडमदर के उस अनशेकेबल, रॉक सॉलिड कैरेक्टर को समझेंगे जो वक्त के साथ बिल्कुल नहीं बदला। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रोफाउंड है, द एनाटॉमी ऑफ सेरेनिटी। आप नोटिस करेंगे कि कैसे उनके फिजिकल ट्रेट्स और उनकी इंटरनल स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग आपस में डीपली कनेक्टेड थे। उनके सफ़ेद बाल जो सिल्वर लॉक्स की तरह उनके फेस पर बिखरे रहते थे, वो उनकी टाइमलेस प्योरिटी को रिफ्लेक्ट करते थे। पता है, वो पिछले 20 साल से बिल्कुल वैसी ही दिखती थी। उनका एक हाथ हमेशा कमर पर होता था, अपना स्टूप बैलेंस करने के लिए, जो उन्हें फिजिकली और मेंटली ग्राउंडेड रखता था, और दूसरे हाथ में कॉन्स्टेंटली रोजरी बीड्स चलते रहते थे। उनके होंठों पर लगातार एक इनऑडिबल प्रेयर होती थी, एक रिदमिक डिवोशन। जैसा कि ऑथर बहुत ही खूबसूरती से पॉइंट आउट करते हैं, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। अब आगे बढ़ते हैं गैलरी 2 की तरफ, द ट्रिप्टिक ऑफ टाइम। यहां से हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और जगह बदलने के साथ ये रिश्ता शिफ्टिंग टाइड्स का सामना कैसे करता है। फेज आई है द विलेज। ये एक परफेक्ट सिम्बायोसिस था, एक ऐसी लाइफ जहां दादी और पोते दोनों का वजूद एक दूसरे से डीपली जुड़ा हुआ था। उनका पूरा दिन एक साइक्लिक रूटीन में स्मूथली चलता था। सुबह उस मोनोटोनस सिंग सॉन्ग प्रेयर के साथ उठना, ग्रैंडसन की वुडन स्लेट धोना, एक थिक स्टेल चपाती का ब्रेकफास्ट एंजॉय करना, और फिर साथ में टेम्पल और स्कूल जाना। और सबसे मजेदार पार्ट, जब वो वापस आते थे तो गांव के कुत्तों का झुंड उनके पीछे आता था और वो उन्हें बची हुई चपातीस खिलाते थे। ये उनके बीच का सबसे क्लोज नेट और अनब्रोकन रूटीन था, एकदम सीमलेस। लेकिन यार, लाइफ में बदलाव तो आना ही होता है, राइट? एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है यहाँ, द शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ। जब वो दोनों शहर शिफ्ट होते हैं तो अचानक से सब कुछ बदल जाता है। ध्यान दीजिए, ये चेंज सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसेस का नहीं था, बल्कि डीपली आइडियोलॉजिकल था। गांव में थे अल्फाबेट्स और मॉर्निंग स्क्रिप्चर्स, पर शहर आते ही एंट्री होती है इंग्लिश वर्ड्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। अब इस नई पढ़ाई में दादी बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकती थी। और म्यूजिक, गांव की होली प्रेयर्स की जगह ले ली वेस्टर्न म्यूजिक ने। दादी के हिसाब से तो म्यूजिक वॉज मेंट फॉर हार्लेट्स एंड बेगर्स, जेंटलफोक के लिए तो बिल्कुल नहीं। इस नई मॉडर्न एजुकेशन ने उनके बीच एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल वेज क्रिएट कर दिया। सो द क्रूशियल क्वेश्चन इस बदलाव पर, इस सेपरेशन पर उनका रिस्पॉन्स क्या था? उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया। हर रिस्पॉन्स वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस। उन्होंने चुपचाप एक नया रूटीन अपना लिया और खुद को अपने स्पिनिंग व्हील यानी चरखे तक सिमट लिया। सनराइज से लेकर सनसेट तक बस चरखा चलाना। उनका अकेला रिलैक्सेशन होता था दिन का वो आखिरी आधा घंटा, जहां वो कोर्टयार्ड में हजारों स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स खिलाती थी। उस वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स में, उस शोर में उन्हें अपना एक नया पर्सनल सुकून मिल गया था। फिर आता है फेज 3, सिक्लूजन। जब ऑथर थोड़े और बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं और उन्हें अपना एक अलग कमरा मिल जाता है, तब उनकी दोस्ती का वो आखिरी फिजिकल लिंक भी ऑफिशियली स्नैप हो जाता है। और जब ऑथर 5 साल के लिए अब्रॉड पढ़ने जाने लगते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें लगता है कि ग्रैंडमदर बहुत इमोशनल होंगी, शायद अपसेट होंगी, पर उनका रिएक्शन देखिए, कंप्लीटली स्टोइक। वो उन्हें सी ऑफ करने रेलवे स्टेशन आती हैं बिना कोई इमोशन शो किए। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी प्रेयर्स में है, फिंगर्स रोजरी पर चल रही हैं। वो बस चुपचाप ऑथर के फोरहेड पर एक किस करती हैं। वो उनका आखिरी फिजिकल कांटेक्ट था, पर उनका इंटरनल बॉन्ड वो अब भी अनब्रोकन था। यहां पर हमें रुककर इस एवोल्यूशन ऑफ नर्चर को समझना चाहिए, क्योंकि ये एक ब्रिलियंट इंसाइट है। जैसे जैसे उनके बीच आइडियोलॉजिकल और फिजिकल बैरियर्स बढ़े, दादी की नर्चर करने की
केयर करने की जो बेसिक नीड थी वो कभी खत्म नहीं हुई। उसने बस नए ऑल्टरनेटिव पाथवेज ढूंढ लिए। ध्यान से देखिए ये कैसे इवॉल्व हुआ। पहले स्टेज में उनका ग्रैंडसन था, फिर जब वो दूर हुआ तो स्टेज 2 में गांव के स्ट्रीट डॉग्स आए, और आखिर में जब वो शहर के एक कमरे में सिमट गई तो स्टेज 3 में आई वो कोर्टयार्ड स्पैरोज। उनका नेचर ही केयर करने का था और वो उन्होंने एंड तक मेंटेन रखा। अगर हम इस रिश्ते को द ज्योमेट्री ऑफ अ लाइफटाइम के लेंस से देखें तो कॉन्ट्रास्ट एकदम क्लियर है। एक तरफ ऑथर का वर्ल्ड देखिए, वो रिलेंटलेसली एक्सपैंड हो रहा है, राइट? गांव से शहर, फिर यूनिवर्सिटी और फिर सीधा अब्रॉड। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट ग्रैंडमदर का फिजिकल वर्ल्ड बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक खुले गांव से एक सिटी हाउस, फिर एक आइसोलेटेड कमरा और आखिर में सिर्फ एक स्पिनिंग व्हील, लिटरली अ सिंगल पॉइंट इन स्पेस। लेकिन यहाँ कमाल की बात यह है कि श्रिंकिंग फिजिकल स्पेस के बावजूद उनकी स्पिरिचुअल ग्रेविटी और उनका ऑरा बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं। तभी तो 5 साल बाद भी जब ऑथर लौटते हैं तो वो स्टेशन पर बिल्कुल वैसी ही मिलती हैं। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू गैलरी 3 द डिपार्चर। ये फाइनल चैप्टर है और सच में एक ऐसा रेजोल्यूशन है जो आपको डीपली टच करेगा। पूरी जिंदगी जो स्ट्रिक्ट शेड्यूल और रिलेंटलेस प्रेयर्स उन्होंने की, उसमें अचानक एक दिन एक बहुत बड़ी अनॉमली आती है। जिस शाम ऑथर 5 साल बाद अब्रॉड से लौटते हैं तो एक प्रोफाउंड चेंज आता है दादी में। लाइफ में पहली बार शी डिड नॉट प्रे। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने पड़ोस की औरतों को जमा किया, एक पुराना डिलैपिडेटेड सा ड्रम लिया और घंटों तक वॉरियर्स की होम कमिंग के गाने गाती रहीं, थंपिंग दैट ड्रम वाइल्डली। फैमिली को लिटरली उन्हें फिजिकली रोकना पड़ा ताकि वो ओवरस्ट्रेन ना हो जाएं। ये उनकी पूरी लाइफ में पहला ऐसा दिन था जब भगवान का नाम उनके होठों पर नहीं था। और इस गाने और ड्रम बीट करने का जो ओवरस्ट्रेन था, उसका इम्पैक्ट अगले सुबह दिखा गया। द फाइनल मॉर्निंग उन्हें एक माइल्ड फीवर आता है। डॉक्टर कहता है कि फीवर ठीक हो जाएगा, पर दादी को एहसास हो जाता है कि अब उनका वक्त आ गया है। क्योंकि उन्होंने जिंदगी के इस आखिरी चैप्टर में पहली बार अपनी प्रेयर्स उमिट की थी, वो अब अपना आखिरी वक्त बातों में वेस्ट नहीं करना चाहती थी। फैमिली के प्रोटेस्ट को कंप्लीटली इग्नोर करके वो शांति से अपने बेड पर लेट जाती हैं, अपने बीट्स काउंट करते हुए और प्रे करते हुए। और इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता, उनके होंठ रुक जाते हैं। वो रोजरी उनकी बेजान उंगलियों से छूटकर गिर जाती है। एक बहुत ही पीसफुल पैलर उनके चेहरे पर छा जाता है। द एंकर वॉज फाइनली एट रेस्ट। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जिंदगी का सबसे पावरफुल सीन अभी बाकी था। जस्ट पिक्चर दिस, शाम का वक्त है, सोने की तरह चमकती गोल्डन धूप कमरे और वरांडा में पड़ रही है। उनकी बॉडी को एक रेड श्राउड में लपेट कर रखा गया है और उस कोर्टयार्ड में हजारों स्पैरो जमीन पर आकर बैठ गई हैं। पर वहां कोई चर्पिंग नहीं थी। एब्सोल्यूट अननेचुरल साइलेंस। ऑथर की मदर बर्ड्स को उनकी दादी की तरह छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स डालती हैं। पर आप बिलीव करेंगे, उन स्पैरोज ने उन क्रम्स की तरफ देखा तक नहीं। उन्हें आज खाना नहीं चाहिए था। और जब ग्रैंडमदर की बॉडी को उठाकर ले जाया गया तो वो हजारों बर्ड्स बिना कोई आवाज किए एकदम चुपचाप वहां से उड़ गई। ये नेचर का एक आखिरी, सबसे प्रोफाउंड और साइलेंट ट्रिब्यूट था। सो क्या ऐसी प्योर वाइट सिरेनिटी पैसेज ऑफ टाइम को आउटलास्ट करती है? इस पूरी डीप डाइव के बाद आई थिंक आंसर एकदम क्लियर है। एब्सोल्युटली यस। मॉडर्निटी और चेंजेस कितने भी आ जाएं, लोग कितना भी आगे बढ़ जाएं, पर एक ऐसी दादी का अनकंडीशनल प्यार और उनकी वो इमूवेबल शांति टाइम और बाउंड्री से बहुत आगे निकल जाती है। अगर आपको खुशवंत सिंह की इस टाइमलेस कहानी का ये एक्सप्लेनर और एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही डीप थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज को और बेहतर समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक और मज़ेदार जर्नी में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।